नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रणाम प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग तीसरा भाग जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है इसका हम तीसरा भाग पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि ये डायबिटिक न्यूरोपैथी होता क्या है और इसको हम किस तरह से देखें, क्या समझें। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, कुछ तो सेटिंग में प्रॉब्लम। हाँ, तो हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है इसके तीन मेन कारण होते हैं। एक तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वह कमजोर हो गया है। दूसरा, कहीं पर भी नर्व जो है वह कॉम्प्रेस हो रहा है या एंट्रैपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से न्यूरोपैथी होती है। और या फिर डायबिटीज की वजह से होता है। तो 80% कॉजेज जो रहते हैं वह डायबिटीज के वजह से, डायबिटीज लॉन्ग टर्म में रहा तो उसकी वजह से न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है कि जो नर्व में जो माइलिन शीट होती है जो कवर करती है वह न खराब हो जाती है। हम लोग अगर अपना शरीर देखें तो हम लोग अंदर से सूखे नहीं है, हम गीले हैं। मतलब अंदर क्लेद है पूरा शरीर में, पानी पानी। लेकिन यही क्लेद अगर ज्यादा बढ़ जाता है प्रमेह जैसी व्याधि में, तो जैसे आविल मूत्रता बहुमूत्रता तो हो ही रहे, लेकिन वो उसमें कफकर आहार विहार का सेवन बहुत ज्यादा होता है और बहुत द्रव श्लेष्मा श्लेष्मा जो है वह द्रव गुण से बढ़ जाता है। तो वह क्या करता है कि नर्व्स जो रहते हैं वो खराब होने लगते हैं। अब आप ऐसे सोचिए कि कोई वायर है और पानी में है, तो वो जो करंट पास करना है वह थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो न्यूरोपैथी में यही होता है कि करंट या तो बहुत फास्ट जाने लगता है या बहुत स्लो होने लगता है। और उसमें माइलिन शीथ होता है वो सड़ जाता है या खराब हो जाता है। माइलिन शीथ जो होता है वो कवरिंग होता है, जैसे वायर में इंसुलेशन एक ऊपर कवरिंग होता है, तो वही खराब होता है, उसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो शरीर में या तो वो जो नर्वस कंडक्शन है, जो माइक्रोवोल्ट है, वो कंडक्शन ही नहीं हो रहा है। जब कंडक्शन नहीं होगा, ब्लड सप्लाई भी नहीं होगा और वहां पे वेस्कुलैरिटी में भी प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है और नर्व सप्लाई भी नहीं हो रहा है, तो वो डेड होने लगते हैं सेल्स। और डेड होने के बाद इस्चेमिक चेंजेस होने के बाद फिर सड़ने लगते हैं और ड्राई गैंग्रीन होगा, गैस गैंग्रीन होगा, वेट गैंग्रीन होगा। और पेशेंट तो अगर उसका सर्जरी करके एम्पुटेट नहीं किया, पैर नहीं काटा या उंगली नहीं काटा, तो वो फिर इन्फेक्शन होके डेथ तक हो सकता है, इतना ज्यादा इन्फेक्शन होता है। तो अगर हम लोग ये न्यूरोपैथी देखते हैं तो इसमें मेन सिम्टम क्या रहता है जो न्यूरोपैथी देख रहे हैं कि पैर के तलवों में कांटे चुभ रहे हैं, ऐसा शुरुआत होती है। और वो कितना भी पेन किलर खाया, कितना भी कोई भी दवाई खाया, वो ठीक नहीं होता है। कांटे जैसा, जैसे सुई चुभ हो रहे हैं, कांटे चुभ हो रहे हैं, ऐसा फील होता है। अब हम ये पूरा शुरू से देखते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वह दो तरह से बना हुआ है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे स्किन को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे मसल्स को, वाइटल ऑर्गन्स को, जो नर्व का कंडक्शन है, वो जो भी कार्य है वो होने देता है। तो और दूसरा क्या रहता है कि पेरिफेरल अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसमें तीन टाइप के रहते हैं। एक होता है सेंसरी नर्व्स, एक होते हैं मोटर नर्व्स और एक होते हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स।
तो सेंसरी नर्व्स का मतलब क्या होता है कि वो हमारे स्किन को सप्लाई करता है और हमें शरीर में गर्म ठंडा ये पता लगाना है, या फिर दर्द हो रहा है, अगर हम चल रहे हैं और कहीं पर पत्थर लग गया, चोट लग गया, तो वो सेंसेशन जो है वो ब्रेन तक लेके जाने का काम सेंसरी नर्व करते हैं। या प्रेशर कितना है चलते टाइम, कम ज्यादा, या हम ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां बहुत गर्म है, धूप है, रेगिस्तान है, पानी है, तो ये गर्म ठंडा ये सब प्रेशर, ये सब रेत में चल रहे हैं तो प्रेशर पता चलना, ये कौन बताता है? तो सेंसरी नर्व जो रहते हैं वो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाते हैं। और जो स्किन को सप्लाई होती है वो सेंसरी नर्व्स रहते हैं, वो मतलब पेरिफेरल एरिया में तक वो चली जाती है और उसको सेंसरी बोलते हैं। इसी तरह से जो मोटर नर्व्स रहती हैं वो ब्रेन से सिग्नल आता है और वह क्या करती है कि मसल्स में जुड़ी हुई रहती है। तो जो भी हमें मसल्स को, जैसे हमें उठना है, बैठना है, चलना है, तो ब्रेन सिग्नल देता है, तो मोटर नर्व्स वहां पे काम करती है और वो आज्ञा देती है कि हाँ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना है, अबडक्शन, अडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये जो भी कार्य रहता है वह मोटर नर्व्स करती है। और तीसरी कैटेगरी होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की होती है, जो हमारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उन पे कंट्रोल करती है। तो उस पे हमारा कंट्रोल नहीं, डायरेक्ट ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहता है, वो इनवॉलेंटरली काम होता है वहां पे। जैसे कि इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनीज का काम है, वहां पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और ऑटोनॉमिक के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो वो इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी का काम है, वहां पे नर्व सप्लाई है, किडनी अपना काम कर रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खुद अपना काम कर रही है। उसी तरह से ब्लैडर का काम है, यूरिनरी ब्लैडर का काम है, लंग्स का काम है। हम ध्यान दें या ना दें, सांस लेते ही रहते हैं हम लोग, लंग्स पे जो नर्व काम करती हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में। हाँ, हमारे कंट्रोल में हमारा मन का विचार है कि हम क्रोधित होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत हो जाती है, तो हमको गुस्सा आता है तो फिर क्या होता है कि श्वास थोड़ा बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। केवल मन पे हमारा कंट्रोल है कि मन किस तरह से सोचता है, लेकिन नर्व्स पे कंट्रोल नहीं है, वो अपना काम होते रहता है। जैसा हम विचार करेंगे वैसा सिंपैथेटिक, या कोई सो रहा है, कोई गीत सुन रहा है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम एक्टिवेट हो जाएगा, और सोने के टाइम पे या जो भी है वो उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। इसी तरह से इंटेस्टाइन पे हमारा कंट्रोल नहीं है कि खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है, हम बस खाने पे कंट्रोल कर सकते हैं, आहार विहार का कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खाना पचना और मल निकलना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। जैसे हार्ट, हार्ट पे भी जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये उसको सप्लाई करता है। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें भी न्यूरोपैथी होने लगती है। न्यूरोपैथी मतलब जो माइलिन शीथ है वो खराब होने लगता है, डैमेज होने लगता है। तो तीन तरह के न्यूरोपैथीज होते हैं जो डायबिटीज की वजह से होते हैं। एक होता है सेंसरी नर्व्स पे न्यूरोपैथी होना, फिर मोटर नर्व्स पे न्यूरोपैथी होना, और ऑटोनोमिक में ये उसमें अफेक्ट होता है, उसकी वजह से ये डायबिटिक न्यूरोपैथी बोला जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर हम बोल रहे हैं तो पूरे शरीर में जो स्किन है बाहर की तरफ, मतलब वहां तक पेरिफेरल नर्व गई हुई रहती हैं। तो ये लंबी लंबी नसें होती हैं, नर्व्स होते हैं, और पैरों की जो नसें होती हैं उन पर भी ये असर आता है। तो इसका हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि न्यूरोपैथी हो रही है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जब पेशेंट आते हैं लॉन्ग टर्म में उनको डायबिटीज है, डायबिटीज मिलेटस है, HbA1c उनका फ्लक्चुएट होता रहता है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, और पेशेंट हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि हाथ पैरों में चींटियां सी चल रही हैं, या फिर झुंझुनी आ रही है, या फिर वहां पे चिमचिमायन हो रहा है, पाद हर्ष हो रहा है, तो टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है। कुछ पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि मेरे पैरों में सुई चुभ हो रहे हैं, पिन चुभ हो रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है, छोटी छोटी सुइयां या निडल्स चुभाया जा रहा है और वो पैरों में लगातार चुभ रहा है, ऐसा पेशेंट हमारे पास बोलते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि ये तो शुरुआत है, कुछ एडवांस स्टेज में होते हैं, इसके बाद वाले स्टेज में वो बोलते हैं कि हमारा पैर सुन्न हो जाता है, वहां पे कुछ पता ही नहीं चलता है। और कुछ माइल्ड सिम्टम लेके आते हैं, कुछ शुरुआत में माइल्ड सिम्टम रहते हैं, तो वो अगर हमने उसी टाइम पे पहचान कर लिया और उनका इलाज शुरू कर दिया तो हम वो एडवांस स्टेज में जाने से, जहाँ सुन्नता आ रही है, मतलब पाद बाधिर्यता आ रही है,
सुप्तता आ रही है, सुप्तिवात करके एक शब्द बोला है, वहां पे आ रही है, तो हम उतना मतलब उनको पहले ही ठीक कर सकते हैं। और शुरुआती लक्षण में ये भी हो सकता है कि पैरों में बर्निंग हो रहा है, पैरों में गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, जैसे जल रहा है, पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, जिसको हम चिमचिमायन और पादहर्ष बोलते हैं। पैरों में तेज, बहुत ज्यादा तेज पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, पैरों में चींटियां सी चल रही हैं, पैरों में सुइयां चुभ हो रही हैं, ये सिम्टम्स होते हैं। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं। यहाँ हमने केयर नहीं किया तो एडवांस स्टेज में जाता है, और केयर कर लिया, ट्रीटमेंट दे दिया, तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से अब आगे आगे देखेंगे तो गर्म और ठंडा का पता नहीं चलता है, पैरों में सुन्नता आती है, नमनेस आने लगता है, पैरों में कोई दर्द है तो अगर चोट लग गया, नमनेस आने के बाद, जब एडवांस स्टेज में ये चले जाता है, तो अगर पैरों में चोट लग गया पता ही नहीं चलेगा, पैरों में कोई दर्द है पता ही नहीं चलेगा, अगर पैर जल गया पता ही नहीं चलेगा, चोट लग गई कुछ पता ही नहीं चलेगा, मतलब दर्द महसूस ही नहीं होता है, जो सेंसरी नर्व्स रहती हैं वो खराब होने लगती है वहां पे। तो ब्रेन तक पता ही, सिग्नल ही नहीं जाता है कि पैर जल रहा है, या स्किन जल रहा है, आग लगी है, कुछ भी है, या चोट लगी है, सुई चुभा है, कांटा चुभा है, पत्थर चुभा है, कुछ भी पता नहीं चलता है। ये एडवांस स्टेज में होता है, और नमनेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, और पैर कमजोर होने लगते हैं, हाथ भी कमजोर होने लगते हैं, और जो भी पार्ट अफेक्टेड होता है वह भी एडवांस स्टेज में खराब होने लगता है। तो इसके दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक होता है माइल्ड और एक होता है सीवियर। तो जो लोगों को पैर में सुन्नपना ऐसे आ रहे हैं, पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, ये सारी कंडीशन होती है, तो ये पैरों से शुरुआत होती है, कभी कभी पैरों के अंगूठे से शुरुआत होती है, अंगूठे से शुरुआत होकर धीरे धीरे यह ऊपर पहुंचने लगती है, और उसके बाद में हाथों में भी असर होने लगता है। तो इसीलिए पैरों में जैसे स्टॉकिंग पहनते हैं, आपने देखा होगा एयर होस्टेसेस जो पैर में स्टॉकिंग्स पहनती है, तो वहां तो होता है, किसी को जैसे हम सॉक्स पहनते हैं तो वहां तक, सॉक्स का जहां एंड होता है वहां तक ये प्रॉब्लम होती है, किसी को स्टॉकिंग्स पहनते हैं घुटनों तक, वहां तक होती है, किसी को ग्लव पहनते हैं उतना तक होती है, इसीलिए इसको हम स्टॉकिंग्स एंड ग्लव सिम्टम्स ऐसा कहते हैं। उसके बाद में ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो बढ़ने लगते हैं, और उसके और सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ऑटोनॉमिक नर्व अगर अफेक्टेड हो गई, तो पेशेंट को लगता है कि ब्लैडर फुल हो गया है, लेकिन यूरिन पास करने जाता है, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सारे वाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट होता है, तो वहां पे यूरिन पास करने का सेंसेशन ही नहीं आता है, या फिर इनकंटिनेंस होने लगता है, यूरिन थोड़ा थोड़ा लीक होने लगता है, ऐसा भी होने लगता है। उसको पेशेंट को पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो यूरिन कंट्रोल करने की पावर है वो कम होने लगती है, या वो यूरिन पास ही नहीं कर पाते, दोनों कंडीशन हो जाती है। या पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मल विबद्धता होती है, या फिर उसको लूज मोशन होने लगते हैं कंटिन्यू, और हाथ में कोई चीज लिया, जैसे कोई मोबाइल ले लिया, वो गिर जाता है, हाथ से वो कंट्रोल ही चला जाता है उसका, या फिर वो वजन को संभाल नहीं पाता है, अगर ये सुन्नपना आ रहा है एडवांस स्टेज में, या फिर उसको एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या फिर लो बीपी होने लगता है। ऐसा ज्यादातर लो बीपी के ही पेशेंट हमको दिखाई देते हैं जब डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होने लगती है। तो हम कारणों पे और विचार करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, तो जो न्यूरोपैथी जो रहती है वह ज्यादातर 80% इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जो रहता है, वहां पे डायबिटीज की वजह से 80% लोगों को न्यूरोपैथी होने लगती है। न्यूरोपैथी का मतलब है कि माइलिन शीथ जो है वह खराब हो रहा है, नर्व का पूरा जो सिस्टम है वह खराब हो रहा है, तो जो करंट जाना चाहिए माइक्रोवोल्ट में वो जाता है, वो सही सही नहीं जा पा रहे हैं, उल्टा पुल्टा जा रहा है, तो उसकी वजह से नर्व खराब हो रहे हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो वायु के सारे सिम्टम्स, पादहर्ष, चिमचिमायन, बाधिर्यता, ये सब, या फिर वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है, क्षय भी कौन कर रहा है या आवरण कौन कर रहा है, तो वायु की वजह से हो रहा है, ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। तो अगर डायबिटीज की वजह से न्यूरोपैथी हो रहा है तो उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो रहता है वो 80% लोगों को डायबिटीज की वजह से ही होता है। दूसरा कारण होता है, डायबिटीज को छोड़ के अगर देखें तो विटामिन B12 की कमी होती है। पेशेंट लोगों को ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है, उनको डायबिटीज नहीं है,
लेकिन विटामिन B12 की कमी होती है, और वो लोग चेक कराते रहते हैं, पैथोलॉजिकल चेक कराने लगते हैं और बहुत सारी चीजें कराने लगते हैं, लेकिन मेन कॉज होता है कि विटामिन B12 की कमी है और उनको पता ही नहीं चलता है। तो विटामिन B12 की कमी जो है वो मॉडर्न डॉक्टर्स ने ऐसा पता लगाया है कि जो लोग वेजिटेरियन है उनको विटामिन B12 की कमी ज्यादा रहती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। लेकिन वेजिटेरियन में भी ऐसा नहीं है कि सब में नहीं है। अगर अखरोट देखा जाए, जो लोग अखरोट खाएंगे उसमें विटामिन B12 रहता है। अलसी जो रहता है, अतसी, वह भी उसके जो दाने रहते हैं उसमें भी विटामिन B12 रहता है। तो ये, या फिर विटामिन B12 का सप्लीमेंट खाने से ये जो न्यूरोपैथी का सिम्टम्स है वो ठीक हो जाता है, जहां पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह से जो लोग लॉन्ग टर्म में अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, उनको डायबिटीज नहीं है तो भी उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल की वजह से धीरे धीरे नर्व के जो माइलिन शीथ है वो खराब होने लगती है, और हाथ पैर की नसें जो रहती है उसमें झंझनाहट पैदा हो जाती है। जो लोग अल्कोहल का सेवन कंटिन्यू करते हैं उनको टिंगलिंग होने लगता है, मतलब जैसे चींटियां काट रही हैं या फिर ऐसे कांटे चुभ रहे हैं ऐसे फील होने लगता है। और उनके जो अंगुली के टिप्स होते हैं यहाँ पे सेंसेशन की कमी होने लगती है। मतलब अगर उन्होंने चाय ऐसा किया या तवा पे हाथ रखा तो उनको गर्म नहीं महसूस हुआ, टिप पे ज्यादा ये सेंसेशन की कमी होने लगती है। इसी तरह से जो ओल्ड एज में जो लोग रहते हैं, हमारा शरीर जो है वेयर एंड टेयर करते रहता है, शीरते तत् शरीरम। ओल्ड एज में ये जो शरण की क्रिया है शीरते, यह क्रिया ज्यादा होने लगती है, अंग कमजोर पड़ने लगता है, नसें भी कमजोर पड़ने लगती है। तो ओल्ड एज भी एक रीजन है न्यूरोपैथी होने का। अगर डायबिटीज है और वो लॉन्ग टर्म में, तब तो ये चीजें प्रोसेस ज्यादा होने लगेंगी, मतलब नर्व जल्दी जल्दी डैमेज होने लगेंगे। इसी तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म जो रहता है, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। अगर डायबिटीज हो तो वो फास्ट होगा, डायबिटीज नहीं हो तो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म भी एक कारण होता है न्यूरोपैथी के लिए। इसी तरह से अगर वायरस का इन्फेक्शन अगर कभी हुआ है, स्पेशली हर्पिस वायरस जिसको हम विसर्प बोलते हैं, उसके सिम्टम्स वैसे ही दिखते हैं, तो हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन हुआ तो, या फिर वेरिसिला जोस्टर का अगर प्रॉब्लम हुआ है, तो ये सब वायरस शरीर में चले जाते हैं और वो नसों में जाकर बैठ जाते हैं। और जो वायरसेस होता है ना, उनका काम ही होता है कि वो कभी ना कभी नर्वस सिस्टम को वो डैमेज करने लगते हैं। और जिनको प्रीवियसली वायरस इन्फेक्शन हुआ है, और उनको जब भी वायरस को, वायरस कैसे रहते हैं कि शरीर में है तो वो जागृत हैं, बाहर अगर वायरस रखेंगे तो मरे हुए हैं, और शरीर में जाते ही वो उनमें जान आ जाती है। तो वायरस को जब भी मौका मिलेगा इन्फेक्शन करने का, तो अपने आप ग्रो करने के बाद वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करने लगते हैं। इसी तरह से न्यूरोपैथी होने का कारण है सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज के वजह से भी न्यूरोपैथी होती है। और जब डायबिटीज होता है और सीकेडी अगर हो गया तो ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। या फिर ओबेसिटी, मोटापा जो है वह भी बीमारी का, सब बीमारियों का कारण है। ऐसा हमारे अष्टोनिंदती अध्याय में भी चरक संहिता में कहा गया है कि न ही स्थूलस्य भेषजम, मोटापा का कोई भी चिकित्सा नहीं है। और स्थूल रोग जो संतर्पण जन्य व्याधियां होती हैं, जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा खा रहे हैं और कैलोरीज बर्न नहीं कर रहा है, संतर्पण जन्य जो स्थूलता है, उसमें ये न्यूरोपैथीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें मेद बढ़ा हुआ है, क्लेद बढ़ा हुआ है, और मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ा है, मतलब जो चय अपचय की क्रिया बिगड़ा हुआ है, तो वो नर्व मज्जा धातु को, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो मेद धातु बढ़ता है तो मज्जा का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, और धातुओं का पोषण नहीं होता, केवल मेद धातु का पोषण होता है, वहां नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। तो मेदस्वी लोग जो रहते हैं, मोटे लोग जो रहते हैं, उनको न्यूरोपैथी, और अगर स्थूल प्रमेय ही है उसको, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा न्यूरोपैथी। इसी तरह से अगर लॉन्ग टर्म में कोई बीमारी के लिए ओवर मेडिकेशन किया जा रहा है, तो वह भी एक कारण होता है न्यूरोपैथी, वो मज्जा तंतुओं को खराब करता है। लॉन्ग टर्म में अगर कोई नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ले रहे हैं, जैसे पेन किलर लॉन्ग टर्म में ले रहा है, या बीपी की दवाइयां ले रहा है, एस्पिरिन ले रहा है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं एलोपैथी की, जिसका साइड इफेक्ट के रूप में न्यूरोपैथी ये सिम्टम्स आता है। उसी तरह से अगर न्यूरोपैथी हो गया है, डायबिटीज की वजह से हो गया है या ऐसे भी हो गया है, तो हमें सबसे पहले दिनचर्या को अच्छा करना चाहिए, और पेशेंट को चीनी, चावल
और मैदा से बने हुए पदार्थ को बंद करना है, मिठाइयां बंद कर देनी है। अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो एक ही दिन में नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके अल्कोहल और स्मोकिंग को धीरे धीरे हमें बंद करना पड़ेगा। और जिनको कुछ ऐसे रहता है कि जिनको गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, तो आयुर्वेद में जो कांक्षी बोलते हैं, फिटकरी, उसको पानी में से करके और फिर हाथ पैरों को धो दें, तो उससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। इतना मुझे अभी थर्ड पार्ट में बताना था। अभी आप लोग में से डॉक्टर अरविंद सर कुछ बोलना चाह रहे थे। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, अगर आप जुड़े हैं। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, आप कुछ बताना चाह आवाज रहे आ थे। रही सर? हाँ हाँ सर, सर, हाँ। बिल्कुल। बहुत मैं थोड़ा सा आप ही से सीखा तो वही चीज बताना चाह रहा हूँ सर। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, फिर प्रॉक्सिमल आती है, फोकल आती है। मतलब क्या है कि ये नर्व्स डैमेज हो रही हैं। पहले स्टार्टिंग पेरिफेरल से होती है, जिसमें मोटर और सेंसरी, जैसे आपने बताया कि सेंसरी फ्रॉम स्किन टू ब्रेन जाता है और मोटर फ्रॉम ब्रेन टू स्किन जाता है। ऑटोनॉमिक अपने आप होता है, दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय, दैट कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और उससे हमारा काफी कुछ रिलेशन है। इवन जो है हम लोग का हार्ट से लेके, हार्ट है, लंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, और सबसे ज्यादा जरूरी आपका सेक्स ऑर्गन कंट्रोल है। इवन स्वीट ग्लैंड जो है, मतलब श्वेत वर्ष होते से भी जो है इन्होंने बोला है कि बहुत अच्छे से इसमें इन्वॉल्व होता है। हार्ट वेसल्स जब इफेक्ट हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप भी होता है, जैसे आपने बताया था। और अगर एथेरोस्क्लेरोसिस या कफा बात हो रहा है तो बीपी रेज भी होता है। नो डाउट, नर्व सिस्टम डैमेज जब होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर ब्लड फ्लो है या नर्व फ्लो है तो डिस्टर्ब होगा, तो गैस्ट्रोपेरेसिस, इवन सीवियर कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री जो प्रमेह में या मधुमेह में मिलती है। क्यों होती है? क्योंकि गैस्ट्रोपेरेसिस या वहां पे सर्कुलेशन कम है। उसमें भी यह है न्यूरोपैथी का रोल है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का। इवन आपका आंख में चेंजेस जो आ रहे हैं, क्योंकि चक्षुष तेजो में हम बोला गया है। अब वहां पे भी अगर क्लेद पहुंचेगा या कफ का आवरण पहुंचेगा, कफ पहुंचेगा, तो क्या करेगा? उस तेज को कम करेगा, और जिसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। सबसे ज्यादा जो आजकल के पेशेंट मिलते हैं उनमें लिपिड डीअरेंजमेंट और सेक्सुअल फंक्शन जो है डिस्टर्ब होता है, और इवन यूरिनेशन का भी। इसीलिए आबिल मूत्रता बहुमूत्रता बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि वो ऑर्गन, या ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन कंट्रोल ही नहीं कर पाता यूरिनेशन को, या बहुमूत्रता होगी, बार बार होगा। एक क्लेद भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो वो वहां पे बस्ती में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिनेशन होता है। और जब नार्व्स जो है थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, तो सेक्सुअल फंक्शन, इसमें सबसे ज्यादा जो आजकल के पेशेंट मिलते हैं उनको लॉस ऑफ लिबिडो मिलता है। उनको सेक्स की अर्जेंस तो होती है, लेकिन वो कर ही नहीं पाते हैं। और इवन ब्लैडर फुल हो तब भी उनको नहीं मालूम पड़ता है, और उनका ब्लैडर से कंट्रोल सिस्टम खत्म हो जाता है। फिर आपका इसीलिए बात का एक चरक में शब्द आया है, बात क्षिप्रम बुज्जति क्षिप्रम बदनाति शुक्रम गर्वस्थापी वा। मतलब कभी तो जल्दी निकल जाता है या बंद जाता है। और इरेक्शन की तो प्रॉब्लम हो रहती है, क्लाइमेक्स नहीं आता है। जो इजेकुलेशन, जो स्पर्म का इवन इजेकुलेशन स्पर्म का नहीं होता, मतलब शुक्र पे दृष्टि आई है। एक अभी इसको इसी को मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन श्वेत वह सोते से भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जहाँ पे स्वेट ग्लैंड है वहां पे भी तो आपका आ रहा है। वहां पे आपका त्वचा है, जो सबसे बड़ा वात का स्थान बोला गया है। पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत अस्थि स्पर्शेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय को वात का सबसे बड़ा ऑर्गन बोला है। वहां पे क्लेद आ गया, वहां पे उसने क्लेद को इकट्ठा कर दिया, तो स्वेट स्वेद नहीं निकलता है। मेद वृद्धि भी, एक तरफ मेद वृद्धि भी हो रही है और स्वेद भी नहीं होता है। प्रॉक्सिमल तो जाता है वो तो उसके साथ में नर्व्स पे भी जाता है और मसल्स पे भी जाता है।
लेकिन अगर हम अब जब इसमें जा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है पेशेंट के संग में, तो एक इसमें ये बोला गया है कि बहुदोषा अवस्था जो है एक मेन बड़ा कारण होता है। बहुदोषा अवस्था आयुर्वेदिक व्यू से अगर देखें तो क्योंकि आयुर्वेद में जो है दोष दोष अनुबंध इसमें एक सबसे बड़ा एक सिम्टम है। दोष दोष अनुबंध जो है वो अगर आपका प्रमेय की तरफ है या पित्तज प्रमेय की तरफ है या वातिज प्रमेय की तरफ है, पहले जो है कफ निकलता है तो उसके बाद पित्त निकलता है, और जब प्रमेय की बात मधुमेह की बात आती है तो पित्त और कफ दोनों निकल जो होते हैं, शरीर क्षीण हो चुका होता है, तो मधुमेह मिलता है। और अब क्या हुआ, क्यों न्यूरोपैथी कैसी कंडीशन आई? क्योंकि इम्पेयरमेंट फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द धातु, धातु का इम्पेयरमेंट हो जाता है, उसके फंक्शन का, इवन स्ट्रक्चर का भी हो जाता है। तो इसीलिए बहुदोषावस्था बोला गया है। अगर दोष दृष्टि समान है तो चिकित्सा आसान होती है, जो प्रमेह के रूप में मिलती है। अब दोष दृष्टि विषम होने की वजह से उसकी चिकित्सा मुश्किल हो जाती है, जो वातज प्रमेह में आती है। अनुषंगी व्याधि बोला गया है, वातज व्याधि, वातज को उन्होंने जब डिलीवर किया तो उन्होंने कहा कि वातज में मज्जा, वसा मज्जा ओज लसिका, वसा मज्जा ओज लसिका, कैसे कैसे उन्होंने बोला कि मज्जा, जब मज्जा में क्या हो रहा है, अल्बुमिन का उन्होंने वो किया कि शरीर की धातु शुक्ली का क्षय हो जाता है, मतलब जो माइक्रो लेवल का जो एल्ब्यूमिन होता है किस पे आ रहा है, नेफ्रोपैथी पे आ रहा है। ऐसे में मिलता क्या है, वृक्क वृद्धि मिल जाती है, पूई में मिलता है, या मूत्र स्थान का क्षय हो जाता है। वसा में क्या होता है, इसमें वसा भी मतलब आपका शरीर का फैट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, उसको लाइपूरिया उन्होंने कहा। इसमें भी वक्र वृद्धि है, गोनोरिया के सिम्टम आते हैं, या मूत्र में इन्फेक्शन, बार बार क्लोथ इचिंग वगैरह हो जाता है। क्लेद, यहाँ पे भी क्लेद आया है। हस्ती में वो बोला है लसिका जब निकलती है तो हस्ती मत इव जसम मूत्र बेग बिजती है, मतलब जैसे हाथी, मत वाले हाथी की तरह लसिका का जो स्राव होता है, लसिका को लसिका में जो है उन्होंने बोला है कि लस्सेदार चिकना मूत्र निकलता है। और जब शुद्ध ने बोला गया तो उन्होंने हस्ती में बोला तो हाथी के समान वेग रहित और चिकना, ये जो है क्लियर कट सिम्टम निकल के आते हैं, जिसको हम लोग हस्ती में कहते हैं। मज्जा में को चरक ने अगर मज्जा में बोला है तो सुश्रुत ने उसमें उसको सर्पी में बोला है, और चरक ने मधु में बोला है तो सुश्रुत में उसको छौद्र में बोला है। छौद्र मतलब मधु के समान, मधु के समान रस और वर्ण। ये सुश्रुत लिए गए, सुश्रुत ने कहा कि ये छौद्र में है क्योंकि इसका वर्ण मधु के समान है, रस वर्ण है। अब जब मधु के समान निकल रहा है तो क्या चीज निकल रही है शरीर से, तब दिमाग आता है कि नॉट ओनली कुछ वहां की वस्तुगत संप्राप्ति के अलावा कुछ और संप्राप्ति भी उठ रही है। वो कहाँ से उठ रही है और कैसे उठ रही है? अब अभी अभी हम बस्ती पे अगर फोकस करें तो बस्ती पे जो आपका वातज कफज और वातज पित्तज और कफज की जो होता है, तो उसके अलग अलग उन्होंने सिम्टम भी दिए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि बस्ती मेहन तो बस्ती मुस्का वातावरण जो है, मतलब बस्ती मेहन में तोद होता है, जलन होती है, और साथ में ज्वर भी होता है। और कफ कफ वाले में आ रहा है कि कफ में जो है जो कफ के सिम्टम, मतलब उसका क्लेद बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और वो बस्ती में इकट्ठा हो जाता है, और जिसकी वजह से मुहुर्मुहु जो है मूत्र का निकलता है, मतलब कफ द्रव रूप में, बहुद्रव श्लेष्म द्रव रूप में जो कफ है वो इकट्ठा हो गया।
उसने वो वहीं पे क्लेद हुआ, उसने मेद को भी उन्होंने रिजॉल्व किया, बद्ध बद्ध मेद को भी। तो जो द्रव धातु हैं वो सब निकलना शुरू हुए। अब जब हमारे दिमाग में ये आया कि जो है कैसे जो है क्या वो ओज क्या है, मतलब वो जो निकल रहा है छौद्र रूप में निकल रहा है, तब दिमाग में आया कि कहीं वो ओज तो नहीं है। ओज जी तो बोला है, और ओज ही बोला है किसने? निदान स्थान में ओजो में को ही मधु में बोला है। मधु में ओजो में को ही मधु बोले बोला है, तो इसके मतलब ओज निकल रहा है। तो ओज क्या है? ओज जो है मृदु सोमातकम, ये सारे धातुओं का सार है। तेजो यत स धातु नाम ओज स्तत् परम उच्यते, सारे धातुओं का तेज है। मृदु सोमार्थकम शुद्धम रक्तम ईशत सपीतकम, मृदु भी है, सोम भी है, शुद्ध है, और रक्त और थोड़ा सा पित्त है, थोड़ा सा पीला है। रक्त ईशत सपीतकम यस सरादो गर्भस्थ, ये पहले गर्भ की पहली धातु है। गर्भ की प्रथम धातु का भी प्रथम भाग है, जो कि सर्वप्रथम संवर्तमानम हृदय समाशेद पर, जो सर्वप्रथम हृदय में प्रविष्ट होता है उसके बाद शरीर में फैलता है। नाशो अस्थि पीड़िता ये देन है, यह शरीर के रस का स्नेह भाग है, जिसका जिसमें प्राण प्रतिष्ठित है। इसका नाश ना होने से मृत्यु नहीं होती है, मतलब मृत्यु की तरफ तो चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी। और ये शरीर का स्नेह है, ये शरीर का स्नेह जिससे सभी प्राणी स्निग्धता प्राप्त होती है, ये स्नेहित होते हैं। और स्नेह सार पुरुष बोला है, हमेशा बोला है कि आप स्नेह सार पुरुष ही है। हम लोग करते भी जो है स्नेह के लिए ही ट्रीटमेंट है। वास्तविक रोगों में हमेशा उसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक चीज और बोली है, पित्त और कफ वृद्ध होने पर, जब वायु वृद्धतर होती है तो इससे होने वाला प्रमेह साध होता है। मतलब क्या है उनका? पित्त और कफ वृद्ध है, और तब अगर वायु वृद्धतर है, अभी जो है एक तो क्षीण था वायु, वो दोष वात पित्त, पित्त और कफ क्षीण हो रहे थे, वो वस्ती से निकल रहे थे, तब वायु वृद्ध थी। वो उन्होंने कहा असाध की तरफ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पित्त और कफ वृद्ध है तब वायु जो वृद्धतर होती है वो साध की तरफ उन्होंने बोला है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा आवरण की तरफ ले गए वो, कि क्रुद्धे क्षयाद वायु, जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें कफ और पित्त निकल गया, क्रुद्धे, फिर वायु क्रुद्ध हो गई, वहां पे उसको जगह ही मिल गई, पूरा पूरा सब दोष निकल गया, कफ और पित्त, तो वायु क्रुद्ध हो गई। उन्होंने उसको आसाद बोला। और जो क्रुद्धे क्षयाद वायु, उन्होंने कहा क्रुद्ध होके जो क्षय हो गया उसके बाद क्रुद्धे क्षयाद वायु। और दोषा आवृत पथे अथवा, जिसमें दोष का आवरण था कफ व पित्त का, इसलिए उन्होंने कहा कि पित्त और कफ अगर वृद्ध है तो वायु वृद्धतर है, तो वो प्रेमे साध है। अब कई चीजें निकल के आई कि तीसरा ओज जो छीड़ हो रहा है, तो उसके सिम्टम कैसे हम देखें कि कैसे हम लोग का क्या उसके सिम्टम आ रहे हैं। तो उसके बारे में भी उन्होंने आगे बताया है कि ओज जब कोज का जब क्षय होता है तो किससे होता है? बहुत ज्यादा आदमी कोप, क्षुधा, ध्यान, शोक, समाधि भी बहुत ज्यादा कोप में रहता है, लड़ता झगड़ता रहता है। कहाँ पे उसका इफेक्ट आ रहा है? ब्रेन पे आ रहा है, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे, जैसे आपने बोला। कोप, क्षुधा, क्षुधा में मतलब ये भी ऑटोनोमिक सिस्टम, ध्यान ऑटोनोमिक सिस्टम, शोक, श्रम आदि भी। विवेति दुर्बलो भीषणम ध्यायावती व्यतीत इंद्रिय, मतलब पेशेंट डरा हुआ सा रहता है। विवेति, दुर्बलता रहती है। और क्या कहते हैं, चिंता, बहुत ज्यादा चिंतित सा रहता है। सारे सिम्टम तो आते हैं पेशेंट में, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो वो दुर्बलता भी उनके होती है, राग का सा होना शुरू हो जाता है, और उनके हार्ट आदि, हृदय आदि स्थानों में वेदना भी होती है। तो इसीलिए उनका दुष्छाया, दुष्छाया दुर्मना, दुष्छाया मतलब मलिन कांति, दुर्मना निरुत्साह,
उसका स्वाहा ही नहीं होता है, रूक्ष होता है, स्नेह रहित। फिर यहाँ पे आ गया स्नेह, कि स्नेह सार तो हमको करना ही है, क्योंकि वायु वृद्ध है। क्षाम मतलब कृशांग हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी द्रव धातु तो निकल गई। और के जीवन अब इसमें सर आपने एक बार बहुत बढ़िया बताया था, इसमें जीवनीय गण की औषधियों से सिद्ध क्षीर मांसरस आदि औषधियों का रूप देना चाहिए। जब आपने जीविकी जीवक ऋषभक वाला बोला था, तो मेरे दिमाग में आया कि वो तो मतलब आदली संतपत जद व्याधि है। फिर भी सर बता रहे हैं, तो इसका आंसर मुझे मिला कि ओज का क्षय होने के बाद जीवनीय गुण की सिद्धियों से सिद्ध क्षीर मांसरस औषधियों के रूप में देना चाहिए। क्योंकि ओज की वृद्धि होने पर शरीर की तुष्टि या मतलब संतोष हो जाता है, पुष्टि होती है मतलब स्थौल हो जाता है, बल मतलब शक्ति की सम्यक वृद्धि होती है। महर्षि चरक ने महर्षि सुश्रुत ने बताया, ओज समातकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम त्रिविक्त मृदु मृत्सन च प्राणायातम उत्तम देह। मतलब ओज सौम्य है, स्निग्ध है, शुक्ल मतलब श्वेत है, शीतवीर है, स्थिर है, सर है मतलब प्रसरणशील भी बोला है। अब देखिए क्या चीज है जो प्रसरणशील भी है, निर्मल है, पिच्छिल भी है उन्होंने बोला है, और प्राण का उत्तम आधार है। वही चरक ने बोला हृदय स्थिति, मतलब उन्होंने कहा कि अर्धंजलि प्लग के साथ में अष्टबिंदात्मक ओज भी बोला है। हृदय स्थिति यत शुद्धम रक्तम ईशत सपीतकम, रक्त है ईशत सपीत है, ओज शरीर संख्यात तन्नाशात न विनाशती, मतलब कुछ लाल कुछ पीला कुछ हृदय में रहता है, लेकिन शरीर को ओज क्या है, इसका नष्ट होने पर भी मनुष्य मतलब अब उन्होंने कहा कि यहाँ नष्ट होने पर, और उनका इशारा था कि हृदय में स्थित जो ओज है उसका नाश होने पे नाश हो जाता है। और देहधारियों के सर्वोत्तम में ओज की ही उत्पत्ति होती है। इसका वर्ण उन्होंने बोला कि महर्षि चरक ने बोला है कि वर्ण घी के समान, सर्पी वर्णम मधु रस मधु के समान। अब यहाँ पे भी मधु आ गया, ये मधु के समान रस और वर्ण जो छौद में सुश्रुत ने बोला था, और गंध धान के लावा के धान के बीज की तरह होता है। तो इसका मतलब जो है कि एक साथ ऐसा नहीं है हम लोग सोच के चल सकते कि कफज पित्तज वातज की तरफ आपको ओज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। रहा सवाल न्यूरोपैथी का आता है, तो बहु दोषावस्था है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड ओज का नाश हो रहा है, द्रव धातुओं का नाश हो रहा है, तो इफेक्ट आ रहा है मैक्रो बेसिस पे, मैक्रो वेंस पे, मैक्रो पे भी आता है। तो माइक्रो पे जब आता है तो किडनी है, आंख की है, इवन कहीं मतलब कई न्यूरो न्यूरो की भी प्रॉब्लम में भी मैक्रो आता है। लेकिन साथ साथ मैक्रो की भी, मैक्रो जो नर्व बैलेंस होती है, जो अब बाहु की तरफ या फ्रोजन शोल्डर की तरफ ले जाता है। फ्रोजन शोल्डर में भी क्या हुआ, अंश मूल के स्थिति वायु शिरा स्नायु संकोच था, मतलब वहां पे भी तो इस शिरा और स्नायु का संकोच हुआ। तत्र का बाहु स्पंदित हरम, बाहु आदमी मूवमेंट निकालता है, स्पंदित हम उसको उन्होंने अब बाहु की तरफ बोला है कि वहां पे शिरा स्नायु संकोच। अब शिरा स्नायु संकोच मतलब यह है कि मैक्रो न्यूरोपैथी है, और वो जो डायबिटिक पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर कि में भी तीन तरह के मिलते हैं, फ्रोजन शोल्डर बाहु की तरफ, अंश शोज, अंश फलक शोक, और अंश के साथ साथ मस्कुलर वीकनेस भी आती है। तो अब जब भी कभी भी इस तरीके की नर्व्स की प्रॉब्लम और मस्कुलर की प्रॉब्लम निकल के आती है, तो नर्व्स नो डाउट नर्व्स के साथ में मस्कुलर मतलब मेदो मांसंस शरीरोजम, मतलब में तो है ही, बस बद्धम अबद्धम में तो है ही, मांस भी छीड़ हो रहा है, और साथ में मेदो मांस शरीर ओजम क्लेदम जो है वो भी। क्लेद क्या है? क्लेद भी तो वही चीज है कि जब आपका रस से जो आपकी धातुओं का जो रस से अनवर्ट सारी धातुएं बनती हैं,
और अगर आपकी अग्नि मंद होती है तो फिर वो सर्किट विभाजन ठीक से नहीं होने की वजह से जो एक मीट की धात होती है, वो आम या क्लेद की तरह उन्होंने बोला है, वो जो है इकट्ठा हो जाती है, और वो सारी चैनल्स में जाके ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि आमम अनरसम केंचित केंचित मल संचात प्रथमन दोष दोष्टि केंचित आमम प्रचक्षते। वो आम जो बनता है वो धीरे धीरे जाके संचित होना शुरू हो जाता है, और वो पहले दो दृष्टि करेगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि साम बात साम पित साम कप साम बातम विमंद अग्नि सात तंद्रांत कूंजनम। साम बात अगर हो रही है तो ये भी तो प्रमेय की तरफ जा रहा है, सामता भी जा रही है, प्रमेय में ये मिलता है। क्योंकि विमंद सबसे पहला सिम्टम आता है जिसमें तुरंत लोग पत्रिका आदि दुनिया भर के देना शुरू कर देते हैं, क्लीनिंग करो क्लीनिंग करो। साम बातम भवे साम बातम विमंद अग्नि सात तंद्रा आंत्रकूजनम वेदना भी परिताश क्रमशांगानी पीड़ित। मतलब धीरे धीरे सारे धीरे धीरे सभी अंगों में तो दर्द होता है, वही आम बात की तरफ जाता है, वही मल्टीपल जॉइंट्स की तरफ जाता है। और जब यही चीज जो है साम पित्तम की तरफ जाती है, तो साम पित्तम भवेत अम्लम, तो अम्लता आती है। तो अम्लता किससे आई? साम किससे? कफ या आम। अम्लिका कांड हृदय करम, अम्लिका भी करता है, कंठ धा भी करता है, और कंठ में भी और हृदय में भी दहा करम। अब जब हृदय में और कंठ में दहा करेगा तो क्या केवल कंठ और हृदय में ही दहा करेगा? तो वो क्या नाभ्स में नहीं जाएगा? वो आगे नसों में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नाभ्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। और वो जो वीकनेस है वो तो आप पूछिए तो पेशेंटों से मिलता है कि जो है पेशेंट में गैस्ट्रिक अपसेट मिलता है, पेशेंट को जलन होती है, पेशेंट का विमल मिलता है, आम रहता है, पेट का भरा रहता है पेट में। तो क्या साम पित्त भी आ रहा है, साम वात भी आ रहा है, और शाम कफ के भी सिम्टम आते हैं। श्यान स्थिर कपा, मतलब जुकाम खांसी जो होता है वो थोड़ा सा सिलेक्शन थोड़ा जमा जो हुआ सा होता है। लेकिन जब न्यूरोपैथी की बात आती है तो फिर जो जो शाम पित्त आता है वो डैमेज कर रहा है। पित्त की उष्णता तीक्ष्णता द्रवता, उष्णता से अगर हो रहा है बर्निंग करेगा, बहुत ज्यादा जलन करेगा। लेकिन द्रवता अगर हो रही है, द्रवता ईसत इसने बोला है पित्त को, स इसने तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सदम, स इसने है, ईशत इसने है। और पंच जो पाचक पित्त है वो तो उन्होंने बोला कि त्यक देवतम है, पंचभूतात्मक है, लेकिन त्यक देवतम है, मतलब उसमें तो है नहीं। वो उन्होंने कहा जाठर अग्नि, जाठर मतलब अग्नि बोला है उन्होंने, वहां पे अग्नि बोल दिया उन्होंने कि वो अग्नि है। और वो ही सारे पित्तों का, क्योंकि पित्त तो अग्नि है, पित्त ही तो सारे धातु लेवल पे जो पाक हो रहा है, रस धातु का पाक हो रहा है तो आगे की रक्त धातु हो रही है, रक्त धातु का पाक हो रहा है तो आगे की तो जो धातु लेवल पे अग्नि है वो पित्त तो है। अब वो चाहे वो साधक हो, भ्राजक हो, आलोचक हो, रंजक हो। रंजक में उन्होंने रस रंजन रंजनक रंज रस रंजनात्, मतलब रस को रंजन करने का काम रंजक कर रहा है, पाचक पाचन कर रहा है। लेकिन रंजक करने का काम, उस रस को रंजन करने का काम तो रंजक कर रहा है, वो भी तो अग्नि है। और वही आलोचक में दृष्टि के लिए बोला कि दृष्टि करने के लिए बोला कि दृष्टि करता है, देखने का काम करता है। अब वो जब पाचक भी ही डिस्टर्ब है तो गैस्ट्रिक अपसेट आया, मतलब धातु पाक आया। और जो धातु पाक आया तो क्या हुआ? धातु पाक यहाँ पे अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, धातु अग्नि मन बड़ी हुई हो या धातु अग्नि कम हो। धातु अग्नि हो कम तो उन्होंने कहा मेघ से आवृत मार्गत वायु कोष्ठी विशेषता। जब ऐसे में धातु में अग्नि कम है
तो मेद बढ़ना शुरू हो जाता है, वो फैट डिप्रेशन शुरू हो जाता है ना, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है ना लोगों का, क्योंकि अग्नि जो है वो केवल मेद का पाचन करती है, और वो हाथों में ही रहती है, वो कोष्ठ में ही रहती है, लेकिन अग्नि तीव्र रहती है। तो ऐसे लोगों में जो ओबेसिटी होनी शुरू हो जाती है, ऐसे कई बार ये होता है कि वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो भी उन्होंने कहा है, मेषा आवृत वायु कोष्ठ विशेषता, वो आवरण कहाँ पे कर रही है, वो भी तो जो है कोष्ठ में ही कर रही है। चरण संधुच अग्नि आहारम शस्यात्यपि, वो क्या कहते हैं, प्रेडिक्ट तो करती है, बार बार मनुष्य अधिक खाता है और अतिक्रमण से, और अगर वो उसको अतिक्रमण कर दिया, वात पित्त जन भयंकर रोग हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि वृक कोष्ठ को पोषण करता है, वृक का जो है। अब वृक को अगर हम लोग किडनी को लेके चलते हैं कि मेद और कफ, मेद रक्त के सार भाग से अगर वृक बन रहा है, और वहां पे वृक और बपा वाहन भी बोला है। मेद के, जब मेद की बात आती है तो वृक और बपा वाहन क्या है, ओमेंटम। वहां पे पेट का फैटी जो डिपोजिशन है, वही तो है, वो पापा बहन है। वो किससे पुष्ट हो रहा है, वृक्ष से पुष्ट हो रहा है। वृक्क स्नेह कोष्ठ पुष्यति, कोष्ठ स्नेह पुष्यति, ऐसा कुछ है। तो वो वहां पे हो रहा है। तो वो भी तो जो है मेद बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। और मेद तो बीच की धातु है, रस रक्त मांस मेद के बाद अस्थि मज्जा शुक्र, तो मेद की बीच की धातु है। और जो प्राइमरी सिस्टम है किसमें, पदुमे में, मध्यम अबद्धम मेदो मांसम, तो मध्यम मध्यम मेद तो उन्होंने डिस्टर्ब किया। वो भी किससे, मिश्री भाव किससे हुआ, श्लेष्म से। श्लेष्म जो है मिश्री भाव से, मेद की मिश्री भाव हुआ, वो मांस में जाके स्थित हुआ, पिंडिका बन गई। इसीलिए ऐसे पेशेंटों में जो है, डायबिटिक पेशेंटों में नोड्यूल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। बात श्लेष्म माता में गति संवितम। अब वहां पे उन्होंने कहा इंसुलिन रेजिस्टेंस, एलोपैथिक में बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस कहाँ पे, जब भी आपका जो एक्सेस शुगर वगैरह या वो भी जो होती है, वो इंसुलिन बाउंड जो है हर जगह सेल्स के ऊपर रहते हैं, वो कैप्चर करते रहते हैं, अंदर भेजते रहते हैं, अंदर भेजते रहते हैं, कैप्चर करते रहते हैं, अंदर भेजते रहते हैं। और इंसुलिन के लिए ये बोला है उन्होंने कि खाना खाने के विद इन सेकेंड में पल्स पल्स के रूप में, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार इंसुलिन बनती रहती है, पल्स रूप में जो है सिक्रेशन ड्रॉप में निकलती है। और डायबिटिक पेशेंट में दो तरीके की इंसुलिन निकल जाती है डायबिटिक। सर अभी टाइम है ना, 10 मिनट है। सर बोलिए बोलिए। हाँ, तो आपने कितना डायबिटिक मेहनत पेशेंट से में पढ़ाई की इंसुलिन है सर? रेजिस्टेंस, आप कितना इंसुलिन मेहनत से पढ़ के है। इतना बोल रहे हैं, आपकी कितनी मेहनत है सर, कितना मेहनत किया आपने आज? हाँ बताइए बताइए सर। अरे सर कुछ नहीं सर, आपके सामने कुछ नहीं सर, आप तो सर ग्रेट हो। तो कहाँ था सर, मैं भूल गया। मेद, मेद का कुछ बता रहे थे। हाँ, वो आगे का फ्लो खत्म हो गया, क्योंकि मैं लिखा हुआ नहीं ना, मैं सब विषय ऐसे ही बोल रहा हूँ, बिना उसके बोल रहा हूँ। तो वो बद्धम अबद्धम मेद है, तो वो जो मेद से आवृत मार्ग है, वो जो है कोष्ठ की वायु को विशेष रूप से रोक देता है, और जिसकी वजह से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। अभी कई चीजें निकल के आती है। हाँ, इंसुलिन वाली बात आ रही थी। इंसुलिन वाले में क्या हो रहा है कि जो उन्होंने केवल एक कंसेप्ट बोला कि इंसुलिन जो है शरीर का जो है जिस ऑर्गन को जरूरत है वहां पे इंसुलिन के बढ़ा रखा बैरियर उन्होंने, और वो ब्लड से इंसुलिन एब्जॉर्ब करता है, उस ऑर्गन को भेज देता है। एक्सेस इंसुलिन होती है, उन्होंने कहा लीवर में इकट्ठी हो जाती है। और फिर इसके अलावा उन्होंने मस्कुलर मसल्स पे भी उन्होंने कहा कि मसल्स पे भी जो है घट्टा जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में, और मसल्स के रूप में जो है ग्लाइकोजन, और कई चीजें उन्होंने बोली है कि उसके रूप में इकट्ठा होती जाती है। शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है,
और आपका सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, अब वो शुगर वाले पेशेंट की शुगर बंद करवा देते हैं और डायबिटिक की दवाइयां बढ़ती चली जाती हैं। पहले मेटफॉर्मिन लीवर पे काम करते हैं, सल्फोनारिया, DPP-4, SGL2। अब का वो कहते हैं सबसे SGL2 है, उस पे काम कर रहा है, वृक्क पे काम कर रहा है, मतलब मूत्र वश होता है उस पे काम कर रहा है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट इचिंग। हम लोग पहले से ही शिलाजीत, गोखरू और अश्वगंधा और वो क्लीनिंग कर रहे हैं वहां से। हम लोग पहले से ही वहां पे बंग, नाग, अर्जुन दे रहे हैं। हम बयान वायु पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बयान वायु क्या है? उनके लिए बयान वायु नहीं है ना। हृदय स्थिरता, गति, अक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेश, अनिमेश आदि क्रिया। अरे भाई, बयान ही तो कर रहा है पूरी गतियों का, शरीर की गतियों का भी, मलों की गतियों का भी, धातुओं की गतियों का भी। गति, अक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेश, अनिमेश आदि क्रिया। और वो कंसेप्ट एलोपैथिक का बिल्कुल अलग ही है। वो उन्होंने कहा नहीं, केवल इंसुलिन पे ले गए उन्होंने। कैसे है? इंसुलिन जो है वो बैठ गया सेल्स की बॉल पे, हर जगह की बॉल पे। यहाँ पे हम लोग के कंसेप्ट में वृक्क, वस्ती, हृदय सभी फोकस किया है। और हर जगह की उन्होंने एक औषधि दी है। व्यान के लिए अगर अर्जुन दिया है तो उन्होंने कहा अर्जुन से शुगर भी कंट्रोल होगी। ऐसा नहीं है कि अर्जुन केवल व्यान पे काम करेगा। अर्जुन का अगर आपने दिया तो पेशेंट की शुगर भी कंट्रोल होती है केवल अर्जुन देने से। उन्होंने कहा कि ब्रेन पे जाते हैं, ब्रेन के लिए उनका कोई वो नहीं है कि ब्रेन में क्यों गया, क्या केवल इंसुलिन पे लेके। हमने कहा नहीं, श्रम चिंता, श्रम चिंता, और अगर आदमी सोच रहा है, कोप कर रहा है, तो उसका ब्रेन पे जाके इफेक्ट आ रहा है। श्रम चिंता व्याह क्षोध, और इसी के लिए हमने बोला है, हम लोगों ने आयुर्वेद में बोला है कि श्रम चिंता व्यावाय क्षौद्र जागरण प्रिय हंतस्व इति स्थौल्यम यह शामक भोजने। जो स्थल तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन ये शुगर भी तो आपका कंट्रोल कर रहा है जब आपकी स्टार्टिंग है। हम मधुमेह की तरफ नहीं जा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब पैरों, नंगे पैर चलने के लिए बोला है। एक, हाँ, एक चीज मेरी रह गई, मेदस्तु सर्वभूतानाम उदरेन व अस्थि तिष्ठति। मेद जो है सभी लोगों में उदर में और अस्थि में स्थित होता है। अतएव अतएव उदरे वेदी प्रायो मेदस्विनो भवेत। जो मेदस्वी होते हैं उनकी उदर में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। अब क्या है, ये भी तो मेद डिपोजिशन हो रहा है। यही तो हम कह रहे थे कि बद्ध अबद्ध मेद, या मेद को जो है उन्होंने वृक्क को पुष्यति, किसको, अमाशय स्नेह वृक्क को पुष्यति, यही तो हमने कहा था। अब वो क्या है, इसने वो वृक्क स्नेह अमाशय पुष्यति, वो जो है, जो फैट है, अबद्ध मेद है, वो वहां पे जाके ओमेंटम में इकट्ठा हो रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि कई चीजें हैं कि उन्होंने कहा कि अब चिकित्सा पार्ट अगर आप सोचें तो क्या क्या सोचना पड़ेगा आपको। ऑटोनोमिक, सिंपैथेटिक, फोकल, प्रॉक्सिमल, न्यूरोपैथी में, तो ये अगर आप सोचते हैं तो आपको फोकस ये करना पड़ेगा कि अगर आपका सेंसरी रिफ्लेक्सेस या मोटर या कंडक्शन रिफ्लेक्स या इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आपका ऑटोनोमिक जा रहा है। आपका ऑर्गन पे ले के में और वस्ती में या सेक्स ऑर्गन पे जा रहा है तो ऑटोनोमिक जा रहा है। फोकल में मतलब आई की तरफ अगर जा रहा है तो फोकल की तरफ जा रहा है। और एक और चीज सर आप बताई थी आपने, कौन सा था थर्ड सिस्टम, और एक और बताया था आपने, सेंस प्रॉक्सिमल।
प्रॉक्सिमल, proximal, जिसमें proximal। हाँ उसमें पैरों में जो है प्रॉक्सिमल वेन्स, प्रॉक्सिमल सप्लाई, प्रॉक्सिमल पार्ट में, जिसमें थाई में, हिप में ये सब प्रॉब्लम आती है। अब वात का स्थान जब देखते हैं तो बात क्या है, पक्वाशय कटी शक्ति शोतस्थि स्पर्शेंद्रिय। तो पक्वाशय कटी शक्ति, अब शक्ति देखिए क्या है, कटी तो आपका कमर हो गया, लेकिन शक्ति क्या है, दोनों टांगे, दोनों जो है वो अग्नि का स्थान बोला है। इसीलिए खाना खाते समय पैर बांध के बैठने के लिए बोला है। सर आपका टाइम हो गया सर, फिर नेक्स्ट उसमें बोलता हूँ सर। 8 बज गया सर। ठीक ठीक है, 8 बज गया। आप भी बोलते बोलते थक गए होंगे। तो आप सब लोगों को कैसा लगा? बीना मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? बहुत बहुत हमारे गुरु बंधु ने तो बहुत अच्छा बताया आज। बहुत बहुत अभ्यास करके आए आज। मुझे तो बहुत पसंद हुआ उनका आज। बहुत मेहनत किया सर ने आज। सच में। जी। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, 8 बज गए। अभी हाँ सर भी थक चलेगा। गए। तो ओके। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। और मैं जब 1 घंटा पढ़ाता था ना, वो नवीन सर बोलते थे कि आप 1-1.5 घंटा कंटिन्यू कैसे बोल लेते हैं। तो वो सर ने भी हाँ बहुत सर, मेहनत आज किया लगा था। मुझे वाकई मेरी आवाज बैठ गई सर। और नवीन सर बोलते थे आप प्रवाल पंजाबी पे 1.5 घंटा कैसे लेक्चर देते हैं। वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ठीक है सर, अभी हम सेशन बंद करते हैं। 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। राइट सर, ओके, थैंक यू। Thank you। प्रणाम सर।